हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और आज मैं पिछले वीडियो में जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है, क्योंकि अभी मैं जो भी मटेरियल्स दे पा रहा हूँ आप लोगों को, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दे पा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी मटेरियल इसमें डालूँ तो आप लोग उसको देख सकें और समझ सकें। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना कि यूट्यूब चैनल पर मैं केवल इंग्लिश का ही वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स और भी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसका वीडियो मैं उसमें डालता हूँ। और मैं आप लोगों से ये निवेदन भी कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आग्रह कर सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर आपके लिए उसमें डालूँगा, तो मैं जितना आपके काम आ सकूँ यही मेरी ख्वाहिश है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और मैं उसके आंसर को भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्रीन पर ये देखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाई इज़ नरेटर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे बच्चों। वाई इज़ नरेटर मूव्ड व्हेन ही बिगिंस द स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग समझ लें यहाँ पर कि वाई इज़ द नरेटर मूव्ड व्हेन ही बिगिंस द स्टोरी, यानी जब नरेटर इसमें कौन है, तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें उसका ऑथर जो है वो आरम नाम का एक 9 साल का लड़का है, ठीक है। वो नरेटर है। और कहानी की जो शुरुआत हुई थी उसमें उसका जो भाई था, सॉरी कज़न था, वो आया था उसको जगाने के लिए, ताकि वो उसके साथ वाइट हॉर्स की सवारी कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहानी के शुरुआत में ही जो नरेटर है उसने ये बात क्यों रखी है, ठीक है। तो अब अगर इसके आंसर को देखें, देखिए यहाँ पर आंसर आप देखें, यहाँ पर आप आंसर को देखें। द नरेटर बिगिंस द स्टोरी, he is in mood of nostalgia. He was then 9 years old. The world seemed to him full of every kind of splendor that he could imagine. Life appeared to him a delightful and mysterious dream. देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर ये है, इस लाइन को आप पढ़ें यहाँ से। ही इज़ मूड ऑफ नॉस्टेल्जिया। मूड ऑफ नॉस्टेल्जिया का मतलब होता है, नॉस्टेल्जिया एक तरह का आप कह सकते हैं खुमारी होना, मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट या आसक्ति होना, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टेल्जिया, ओके। तो वो महज 9 साल का वो लड़का है। एंड द वर्ल्ड सीम टू हिम फुल ऑफ एवरी काइंड ऑफ स्प्लेंडर, और उसके लिए जो दुनिया है ये जितने भी तरह के जो शानदार चीज़ें हैं उससे भरा हुआ है, क्योंकि वो उन सारे चीज़ों को इमेजिन करता रहता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में जो उनको नहीं मिल पाता है, तो जनरली वो इमेजिन करते हैं कि उनको ड्रीम के थ्रू वो सारी चीज़ें मिल रही है, और ये सोच कर वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरंभ है वो अक्सर ऐसे ख्वाब देखता है जिससे उसको खुशी मिलती है, और उसके ख्वाब काफ़ी मिस्टीरियस भी होते हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखें सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। व्हाट वाज द नरेटर्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज कज़न मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा जो मैंने समझाया, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब उसने आवाज़ सुनी चिल्लाने की कि उसका जो कज़न है उसको चिल्लाकर बुला रहा है, तो उसका जो रिएक्शन था वो काफ़ी शॉकिंग था। वो सरप्राइज़ हो गया
उसने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि वो उसकी जो विश है, उसकी जो इच्छा है हॉर्स राइडिंग की, वो पूरी होने जा रही है। तो वो सरप्राइज था। ठीक है, तो आप इसके आंसर को यहाँ देखें। द नरेटर सॉ हिज कज़न मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ही कुड नॉट बिलीव इट। ही रब्ड हिज आइज टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग। यानी वो सरप्राइजिंग मोड में था और वो अपनी आँखों को भींचा, रब किया। ये उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। सामने उसका जो कज़न था वो खूबसूरत श्वेत घोड़े पर बैठा हुआ था और उसको इनवाइट कर रहा था अपने साथ जाने के लिए। तो चूंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था, एक्चुअली ही वाज वेरी सरप्राइजिंग मूड इन दैट टाइम, यू कैन से हियर, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव what he was seeing at that time. And it was obviously he was very happy in that time, because it was his dream to ride on a horse, and now this dream was going to be fulfilled. So he was in a very surprised mood, you can say. Okay na? So next question. Now you can see the next question here. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन लिखा हुआ है, दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट टू बिलीव व्हाट आई सॉ। यानी यह वह हिस्सा है जो मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ उसको विश्वास करूँ। आखिर वह पार्ट क्या था, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर देखें। द नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी। दे हैड नो मनी, दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड इट was difficult to understand how they got food to satisfy their hunger. He frankly admits that every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नरेटर ने इस बात को क्लियरली मेंशन किया था कि वह एक ऐसे ट्राइब को बिलोंग करता है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉवर्टी है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी की बात उसने की है। इतना गरीब हैं वो लोग कि उनके परिवार को ये भी पता नहीं होता कि दोनों वक्त का खाना उनको मिलेगा कि नहीं, उनकी भूख शांत होगी कि नहीं। लेकिन चाहे जो भी स्थिति रही हो, ये जो ट्राइब है और ख़ास करके जो गर्गोलियन फैमिली है, इसके लोग इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं कि वो गलत काम करने की तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर जब अपने कज़न को घोड़े के साथ देखता है तो उसको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उसका कज़न वास्तव में घोड़े के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको पता था कि उनके ट्राइब की या उनके फैमिली की इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं है कि इतना कीमती घोड़ा वो कहीं से ख़रीद सके, उसको रखने मतलब अफोर्ड कर सके, यहाँ पे आप कह सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, विच ट्राइब डिड आरम बिलोंग टू? व्हाट वाज द इमेज ऑफ हिज ट्राइब? अभी मैंने जस्ट इसका आंसर समझिए एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन ये है कि आरम किस ट्राइब को बिलोंग करता है और उनके ट्राइब का इमेज कैसा है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि उनका जो ट्राइब है एक्चुअली उसको गैरगोलियन ट्राइब के नाम से जाना जाता है। और इनके ट्राइब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इस ट्राइब में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, अटमोस्ट ऑनेस्ट आप कह सकते हैं। इट मीन्स दे नेवर थिंक टू डू रॉन्ग, दे नेवर थिंक टू हार्म एनी वन, दे आर सो इनोसेंट, they are so humble, and they are ready to suffer, but they are not ready to teach to you can say cheat anyone. Okay ना, यानी वो सफ़र कर लेंगे लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, ऐसी ये ट्राइब है। तो यहाँ पर इसका जो इमेज है ट्राइब का, आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे, आरम बिलोंग टू द गर्गोलियन ट्राइब हु वर द नेटिव्स ऑफ आर्मेनिया। ओके, दिस नेटिव, नेटिव का मतलब यहाँ निवासी होता है। ठीक है, निवासी। दिस ट्राइब वॉज वंस रिच एंड प्रॉस्पेरस
and had their lands, but due to war or some other reason, they had to flee from their homeland and settled in Assyria, where they lived in poverty. यानी ये जो गर्गोलियन ट्राइब है, कभी ये लोग काफ़ी रिच थे, प्रॉस्पेरस थे, इनके पास काफ़ी खेती लायक ज़मीनें थी, लेकिन वार के कारण, जो कंटिन्यूअस वार हुआ, इनके कारण उनको अपना जो होमलैंड था उसको छोड़कर असीरिया में जाकर सेटल्ड होना पड़ा। और वहाँ पर ये वहाँ के नेटिव नहीं कहे जा सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि शरणार्थी, यानी उनको उस कंट्री का यहाँ तक की सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ था। तो ये सारे लोग बहुत गरीबी में जीवन वहाँ बिता रहे थे। ठीक है। दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो उनका जो ट्राइब था, ये लोग प्रसिद्ध थे किस बात को लेकर? ऑनेस्टी और ट्रस्ट। ठीक है, ईमानदारी और विश्वास। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। ये हमेशा सही और गलत में विश्वास रखते थे कि जो सही काम है वही करना है, जो गलत काम है वो नहीं करना है। दे न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग एज दे वर कंटेंटेड विद देयर लॉट। उनको जीवन की कला पता थी, क्योंकि उनके पास जो भी था उसी में ये कंटेंट थे, यानी संतुष्ट थे। दे वर हॉस्पिटेबल एंड मेन ऑफ सिंपल फेथ। ये हॉस्पिटेबल थे का मतलब होता है कि जो आतिथ्य, यानी इनके यहाँ कोई भी जाए तो उनका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है। और ये लोग सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखते थे, ऐसा ये ट्राइब था। आई थिंक आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों। व्हाट आर द यूनिक ट्रेट्स ऑफ गर्गोलियन ट्राइब? ऑलमोस्ट सेम टाइप ये क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर जो है ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा, फिर भी आप इसको देख लें। गर्गोलियंस वर मेन ऑफ सिंपल फेथ। दे वर कंटेंटेड विद देयर गेस्ट्स विद कॉफ़ी एंड टोबैको। यानी भले इनके पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर कभी इनके घर कोई गेस्ट आ जाए तो उनका स्वागत ये कॉफ़ी या टोबैको से करते थे, ऐसा हमने स्टोरी में भी देखा था। ओके। दे न्यू द आर्ट ऑफ लिविंग विच इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। सी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी होता है, मतलब ज़मीन जायदाद रुपया पैसा, फिर भी वो हमेशा दुखड़ा रोते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ। यानी उनको आप समझे कि जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका इनकम बहुत कम है, उनके पास बहुत थोड़ा है, फिर भी थोड़े में भी वो इस तरह से मैनेज करते हैं अपने लाइफ को कि वो खुशी खुशी अपना जीवन को बिताते हैं। ठीक है ना। तो जो कम में भी बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर सके, तो आप ये समझो कि उसको आर्ट ऑफ लिविंग पता है। ठीक है। लेकिन बहुत सारा पैसा रहते हुए भी कोई अगर अपने लाइफ को ठीक से स्पेंड नहीं कर पा रहा है, तो समझिए कि उसको आर्ट ऑफ लिविंग पता नहीं है। तो ये जो गर्गोलियन ट्राइब है, इनको थोड़े में भी अच्छे से जीना आता है। ठीक है ना। द पुअर दे वर फेमस फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अभी आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं, तो अक्सर उनको थोड़ा सा भी लालच दे तो वो लोग लालच में आ जाते हैं, अपने स्वाभिमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, ऑनेस्टी को समझिए बेच देते हैं। परंतु ये जो ट्राइब है, इसके जो लोग हैं, ये इतने ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं कि इनके ट्रस्ट और ऑनेस्टी की कसमें खाई जाती हैं। दे वर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी। और उनको अपनी ईमानदारी पर गर्व है। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ देम कुड थिंक ऑफ डिसीविंग एनीबडी इन द वर्ल्ड। और मैंने आपको पहले भी कहा कि इनमें से कोई जो है वो किसी दूसरे को डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, यानी धोखा देने की तो ये लोग किसी को सोच भी नहीं सकते, ऐसा ये ट्राइब है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें। वाई डिड आरम फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, वाई डिड आरम फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स? आरम को ये सोचने में भी, ये भरोसा करने में भी मुश्किल हो रहा था कि उसके भाई ने, यानी कजन ब्रदर ने किसी घोड़े को चुराया है। क्यों हो रहा था ये आप अभी अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके ट्राइब की जो विशेषता है, जो स्पेशलिटी है, आपको जस्ट यहाँ पे बताया है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
The narrator couldn't believe that his cousin Murad had stolen horse because they belonged to the Gargolian tribe. The members of their tribe were famous for their honesty. They believed in right and wrong. None of them would deceive anybody in the world. तो देखिए अब क्वेश्चन लगभग वही था, आंसर भी लगभग वही है, बस थोड़े से वर्डिंग्स का चेंज है। तो बच्चों एक चीज़ आप ये भी देखना कि कभी कभी आपको एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे तो ऑलमोस्ट आंसर सेम होता है। तो ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब आपको कोई क्वेश्चन मिले और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन आंसर आपको पता है आप उस आंसर को ही यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे आपको एग्जामिनर जो है वो मार्क्स ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, व्हाट टू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद आर हिंटेड एट द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, एट बाय द नरेटर सॉरी इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। यानी मुराद के कौन से दो ट्रेट्स या कैरेक्टर आप कह लें को यहाँ पर जो नरेटर आरम है उसने हिंट किया है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ट्रेट है, आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा। इसको हम लोग ट्रेट का मतलब होता है क्या, एक्चुअली द प्रॉपर्टी विच वी हैड इनहेरिटेड बाय आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने अपने जो माता पिता हैं उनके जो गुण हम में आते हैं, यही तो हेरिडिटी है, वही ट्रेट्स बन के उभरते हैं। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। तो यहाँ पे कौन से दो गुण के बारे में आरम ने हिंट दिया है, तो आप इसका आंसर यहाँ से देखें। मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। सेकेंडली ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। दो कैरेक्टर यहाँ पे आरम ने हिंट किया है। फर्स्ट क्रेजी, यानी मुराद जो है वो क्रेजी है। देखिए क्रेजी वर्ड का मतलब जनरली आप ऐसे लोग सन की, कभी कभी तो लोग पागल को भी क्रेजी सबसे एड्रेस करते हैं, बट क्रेजी का मतलब यहाँ पर आप मूडी समझिए, यानी जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या करना है नहीं करना बहुत ज़्यादा थिंक नहीं करता, हाँ बस कर डालना है तो कर डालना है। सो दैट सॉर्ट ऑफ गाइज इज़ बेसिकली नोन एज क्रेजी। ओके, तो यहाँ पे जो मुराद है वो क्रेजी गाइज है। ठीक है ना, उसको डर नहीं है कि उसने घोड़े चुराए हैं, लोग जान जाएंगे, उसके ट्राइब की बेइज्जती होगी, ये बहुत सारी बातें हैं। और ख़ास करके आप स्टोरी अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मुराद को डिसेंडेंट बताया गया उसके अंकल का, खुरसो का, जो खुद में एक क्रेजी सॉर्ट ऑफ मैन है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हो गए, एक पहला कि वो क्रेजी है और दूसरा कि उसे अपने लाइफ को जीना आता है। ठीक है ना, ही knows how to live life happily in a very adverse situation you can say here, यानी विपरीत परिस्थिति में भी लाइफ को कैसे जिया जाए ये मुराद को पता है। तो ये दो कैरेक्टर यहाँ पर ऑथर ने हिंट किए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डज द नरेटर मीन व्हेन ही सेज दैट डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. How does he illustrate his point? Okay, यहाँ पर जो नरेटर है उसने अपने ट्राइब की जो आप कहेंगे जो स्पेशलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्पिरिट है, उसको कैसे बिगनिंग में इलस्ट्रेट किया है पॉइंट वाइज। तो उसके बारे में वो कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, आखिर वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों बता रहा है कि उसका ट्राइब ऐसा है, ये ऑनेस्ट है, ये ट्रस्टवर्दी है। तो उसका रीजन आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप देखें, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। द नरेटर मीन्स टू से दैट इन द ट्राइब अ चाइल्ड डज नॉट नेसेसरली इनहेरिट दिस स्पिरिट फ्रॉम हिज फादर। जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पेरेंट्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं तो जनरली वो हम में आ जाते हैं हेरिडिटी के थ्रू, बट ये कंपलसरी नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स हैं वो काफ़ी लंबे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनका जो बच्चा वो टॉल ही होगा, मे बी वो शॉर्ट भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, अपने मेंडल एक्सपेरिमेंट में इसको पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो यहाँ पर जो आरम है, चूँकि उनके वो जिस ट्राइब को बिलोंग करता है, सारे के सारे लोग बहुत ईमानदार हैं।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जो मेंबर है वो ईमानदार ही हो और उसके अंदर वही गुण हो जो गुण उसके फादर के अंदर है, जिसका एग्जाम्पल उसने यहाँ पे मुराद के रूप में दिया है। ठीक है ना। ही इलस्ट्रेट्स हिज पॉइंट्स बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हिज कजन मुराद। मुराद्स फादर वॉज प्रैक्टिकल बट मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी। यहाँ पे क्या है कि मुराद के जो पिताजी हैं वो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, उनको पता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट मुराद क्या है, ये क्रेजी है, इसको कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। ही सीम टू हैव इनहेरिटेड हिज क्रेजीनेस फ्रॉम देयर अंकल खोरसो। और इसलिए यहाँ पर लेखक ने, यानी कि वो जो आरंभ है, उसने ये बात कही है कि मुराद के अंदर जो गुण हैं वो इनहेरिटेड हुए हैं अंकल से, ना कि फादर से। ठीक है, इसीलिए उसको डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुरसो भी कहा गया है इस स्टोरी के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए जब हम स्टोरी को अच्छा से समझ लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हमको पूछेगा तो हम अपने वर्ड्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये आंसर मान लीजिए मैंने लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप उसी को लिखें, अगर आप इससे बेटर भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने ट्यूटर से भी ज़्यादा बेहतर आंसर लिख सके, ज़्यादा उसको ढंग से एलोबरेट कर सके। और इसमें टीचर को भी खुशी होती है कि उसका जो स्टूडेंट है कि वो उससे भी ज़्यादा बेटर थिंकिंग रखता है, उसकी क्रिएटिविटी उससे भी अधिक है। तो मैंने अगर ये वीडियो बनाया है, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, तो ये आप ऐसा कतई ना सोचें कि आपको भी आंसर एकदम ऐसा ही लिखना है। ठीक है, यू कैन राइट इवन बेटर देन मी एंड दिस इज़ माई पर्सनल विश विथ ऑल ऑफ यू। ओके, बेसिकली ये मैं देखता हूँ कि जो आर्ट्स और कॉमर्स, सॉरी जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, तो चूंकि उनके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी वास्ट हैं, उनको काफ़ी टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ता है और वो लोग उस सब्जेक्ट्स को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों देखो, ऐसा होता है ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो जब तक आप उसको डीपली स्टडी नहीं करोगे तो उसमें बहुत बेहतर मार्क्स नहीं आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन इवन इन इंग्लिश, then you will have to study these subjects also. Not I do not want to say this that you should spend most of your time in studying English only, but you should try to study this subject also. Then you can expect that you are going to get very good marks in your internal exams or in your board exams, whatever you can say here that, because you know very well that English is a very important language for you, and it will be very helpful if you know this language very well. It will help you in every aspect of your life, in every stage of your life. This language will be proved very useful for you. So this is my personal request to all, that you should always try to learn these subjects along with other subjects. Never try to ignore this. Okay, मुझे लग रहा है कि अभी जो 11th क्लास के बच्चे हैं काफ़ी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट्स हैं, एंड दे आर वेरी गुड। स्पेशली कुछ लोगों का मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँगा जो बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरा वीडियो भी देख रहे हैं, जिसमें आप प्राची का नाम ले सकते हैं, आकांक्षा हैं, सीमा हैं, कुछ और भी गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं जो पर्सनली मुझसे चैट करके इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जो भी हो, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको कुछ बताने के लिए। ठीक है, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं वीडियो के थ्रू ही आप तक पहुँच रहा हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, उसको समझें, मेरी बातों को सुने, और नोट्स भी आपको बनाना है। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये नोट्स के रूप में भी आपके पास होना चाहिए। तो आप अच्छा करें, मेहनत करें और रिजल्ट अच्छा करें, यही मेरी विश है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, आप लोगों ने तो काफ़ी देर से स्क्रीन को देख रहे थे, तो ये फिर से इसको देख लें एक बार। डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच कन्फर्म्स दैट द नरेटर्स अंकल खुरसो वाज इंडीड क्रेजी। यानी कुछ इंसिडेंट आपको यहाँ बताने के लिए कह रहा है जिससे ये प्रूव्ड हो कि वास्तव में ये जो खुरसोम हैं ये क्रेजी सॉर्ट ऑफ मैन है ना। तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है स्टोरी, आपको पता है, फिर भी मैं आंसर देखिए कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। वन डे द नरेटर्स अंकल खुरसो वॉज हैविंग हिज मुस्टेच ट्रिम्ड एट द बार्बर शॉप। यानी एक दिन की बात है, अंकल खुरसो अपने मूछ को ट्रिम करवा रहे थे नाई की दुकान पर।
His son Arak come running to tell him their house was on fire. उसी वक्त उनका जो बेटा था आरक वो दौड़कर उनके पास आया और उनको बोला कि उनका जो घर है वो उसमें आग लग गई है, जल रहा है। खुसरो रोड, खुसरो की जो आदत थी वो चिल्लाए, इट इज़ नॉट हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बोला क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान मत दो। द बार्बर रिपीटेड व्हाट द बॉय हैड सेड। बार्बर को बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब सरप्राइज हुआ कि अरे भाई इनका आग लगा हुआ, ये अपने बेटे को करेगी, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान मत दो। खुसरो रोड अगेन, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। जब बार्बर ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो खुसरो ने उसे भी चिल्लाकर चुप करवा दिया, यह कहते हुए कि बहुत हुआ, मुझे पता है, कोई नुकसान नहीं है, मैंने कहा ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यक्ति घर में आग लगा हुआ हो और ये कहे कि पे नो अटेंशन एट ऑल, इट इज़ नॉट हार्म, इट इज़ नो हार्म, तो आप समझ जाइए कि वो आदमी तो क्रेजी होगा ही होगा। तो क्यों क्रेजी यहाँ पर कहा गया है अंकल खुसरो का, प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेटर्स अंकल खुसरो। आई थिंक ये क्वेश्चन तो लगभग अभी जो मैंने बताया वही चीज़ है, फिर भी अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, ही वॉज एन इनॉर्मस मैन। इनॉर्मस मैन इसलिए बोला गया ना कि फिजिकली उनका जो साइज है, मतलब बॉडी का जो हाइट लेंथ ब्रेड्थ वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनको एनॉर्मस मैन यहाँ कहा गया है। ही हैड ए पावरफुल हेड विद ब्लैक हेयर। ठीक है, यानी पावरफुल हेड का मतलब है उनका ब्रेन काफ़ी तेज चलता है, बाल उनके काले हैं। ही हैड लार्ज मुस्टैच, उनकी मूछें घनी हैं। एंड ही वॉज ए मैन ऑफ फ्यूरियस टेम्पर एंड इरिटेबल नेचर। वो कैसे आदमी हैं, तुरंत उनका टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करते, कुछ भी बोलो उनको एकदम इरिटेट हो जाएंगे और इरिटेट होकर आपको बोलना शुरू कर देंगे। He was so impatient that he would stop anyone from talking by shouting, "It is no harm, pay no attention to it." Impatient, इतने अधीर हैं, आप उनसे कुछ कहने जाओ वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी आधा बात को ही सुनेंगे और बीच में ही बोल देंगे तो क्या हो गया, कोई ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, गिव एग्जाम्पल टू शो वाई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द नरेटर्स फैमिली। ऑलमोस्ट आंसर आपको पता है, फिर भी आप देख लें। कजन मुराद हैड ए क्रेजी स्ट्रिक, ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, ही केप्ट द स्टोलन व्हाइट हॉर्स फॉर अबाउट 6 weeks, rode it, loved it, fed it well, and hid it in a deserted yard. When he sang in the open countryside, it seemed as if he were roaring. रोर का मतलब समझते हो, दहाड़ना होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे ये पता चले कि मुराद जो है वो क्रेजीएस्ट मेंबर है उनके फैमिली का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आरम ने एकदम क्लियरली लिखा है कि ये जो मुराद है एक्चुअली में ये घोड़ा चुरा लिया है, 6 हफ्ते से घोड़े को रखा हुआ है, रोज़ उस पर घुड़सवारी भी करता है, बड़ा उसको प्यार करता है, खिलाता पिलाता है, उसको छुपा के रखे हुए हैं और रोज़ उस पर घूमने जाता है कंट्री साइड और बैठकर वो ज़ोर ज़ोर से गीत भी गाता है, बिना ये सोचे कि जो लोग देखेंगे या कभी देख लेंगे तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हो कि वो क्रेजियस तो है कि चुराए हुए घोड़े पर इतना शानदार वे में हॉर्स राइडिंग कर रहा है बिना डरे हुए। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, he had come to invite me to ride or not, as I chose. How did the narrator convince himself to enjoy a horse ride with cousin Murad? यार बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन जो क्या है, इट वॉज ट्रू, ये सच था, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि मुराद ने घोड़ा चुराया था, ये आरम की सोच है। ओके, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उसके ये बात उसके दिमाग में क्लियर हो गया था कि उसका जो कजन है वो कहीं ना कहीं से घोड़े चुराया ही है वो। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, और मुझे वो इन्वाइट करने के लिए आया था कि मुझे उस पर राइडिंग करना पसंद है या नहीं, वो मेरे पर छोड़ दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ या नहीं भी जा सकता हूँ। तो हाउ डिड नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ टू एंजॉय ए हॉर्स राइड विद कजन मुराद, तो ये जानते हुए भी कि उसके कज़न ने शायद घोड़ा कहीं से चुराया होगा, फिर भी
ऑथर यानी आरम ने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि चलो मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। आप इसका आंसर देखें, आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। इट सीम टू हिम दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। यहाँ पे मुराद का कहना है कि ये घोड़े को चुराना बाकी चीज़ों के चुराने जैसा नहीं है, सच एज मनी, जैसे पैसा। सिंस ही एंड मुराद वर क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, इट वॉज नॉट हाउ टू बी स्टीलिंग। चूँकि वो दोनों इतने क्रेजी हैं हॉर्स के लिए, तो अगर मान लो उन्होंने किसी का घोड़ा ले भी लिया तो ये कोई मैटर नहीं करता, इसको कोई चोरी नहीं कहा जाएगा। ही कन्विंस हिमसेल्फ विद द थाउट दैट इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर टू सेल इट। और आरम का ये कहना है कि चोरी तो उसे कहेंगे जब कोई सामान को चुरा लिए, और वो भी किस लिए, किसी और को बेचने के लिए। यानी आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ गलत काम कर लेते हैं तो हम अपने मन को ढांढस बंधाते हैं, संतावना देते हैं, कह रहे कोई हम ही किए थोड़े किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में ये काम करते हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया तो मैंने ही कर दिया तो कौन बड़ा बात हो गया, तो हमको थोड़ा अंदर से एक पीस की अनुभूति होती है और हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम अकेला नहीं है जो कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक सच सिचुएशन कम्स in the life of everyone, where we have to take some decision. Sometimes we did some mistake, sometime but at that time we start to think that we are not the only person who had done this mistake. So many persons of this world who are doing such kind of mistakes. So what happens if I had done this thing? And in this way we try to convince ourselves, and the same thing happens here. Murad Aram tried to convince himself that it was not a kind of stealing. It was just a deal that his brother had brought a horse from somewhere and invited him to come with him to for horse riding. Okay, तो इस तरह से उसने अपने मन को ये ढाढ़स बना दिया, क्योंकि उसका इंटरनल जो विश है वो तो यही है कि घोड़ा चाहे कहीं से भी आया हो, आ तो गया ना। और उनकी औकात नहीं थी कि कभी इतने अच्छे घोड़े पर वो सब घुड़सवारी कर पाते, तो भले उसका जो कजिन है वो चुरा के क्यों ना लाया हो, तो मुझे भी इंजॉय करना चाहिए। और यही उसकी थिंकिंग थी। ठीक है, आई थिंक आपको आंसर समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें बच्चों, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द वाइट हॉर्स अलोन। यानी जब आरम को अकेले हॉर्स राइडिंग का मौका मिला तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप आंसर देखें, द नरेटर हैड ए फ्राइटफुल एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द वाइट हॉर्स अलोन। यानी नरेटर ने जब यहाँ पर अकेले हॉर्स राइडिंग शुरू की है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी फ्राइटफुल है, यानी डरावना है, भयभीत करने वाला है। ही लेफ्ट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स बट इट डिड नॉट मूव। फर्स्ट टाइम तो वो जब घोड़े के पीठ पर बैठा है और उसको चलाने की कोशिश की है, बट वो मूव ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था घोड़ा को आगे बढ़ाया कैसे जाता है। एज एडवाइज्ड बाय मुराद ही किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। और जब उसके कजन ने यानी एडवाइस किया उसको कि उसे घोड़े के मसल पे किक करना चाहिए, इट रियर्ड एंड स्नोटेड, तब उसने ऐसा किया और घोड़ा जो है वो एकदम हिनहिनाते हुए तेज़ी से अचानक से आगे की ओर बढ़ गया। देन इट बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा। इट रैन डाउन द रोड टू ए वाइन यार्ड एंड बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स। इतना तेज़ी से वो दौड़ा कि सड़क को पार करते हुए वाइन यार्ड में पहुंच गया, और वहाँ वाइन्स जो ग्रेप्स के जो वाइन्स थे उसके ऊपर में जंप करता हुआ वो बढ़ने लगा। एज इट लीप ओवर द सेवेंथ वाइन द नरेटर फेल ऑफ। जब वो 7वें वाइन को जंप कर रहा था उस समय आरम यानी जो नरेटर वो वहाँ गिर पड़ा। द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन घोड़ा रुका नहीं और घोड़ा दौड़ते हुए आगे चला गया। तो यहाँ पे उसका जो एक्सपीरियंस था आप लोग को समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद जॉय राइड। यानी मुराद जब राइडिंग करता है तो कितना वो जॉयफुल था, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड। मुराद ने घोड़े को अपने एड़ी से किक किया और चिल्लाया ज़ोर से, वजीरे रन। यानी उसका ये जो डायलॉग है वजीरे रन,
शायद घोड़ा को इनर्जेटिक बना देता है और घोड़ा जो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ निकलता है। आप देखेंगे अक्सर हम लोग बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं हम लोग उसको उसका कुछ ना कुछ एक नेम रख लेते हैं और धीरे धीरे वो एनिमल भी जो है वो हैबिचुएटेड हो जाता है और उसको लगने लगता है कि शायद ये मेरा ही नाम है। अक्सर लोग घर में देखेंगे जो डॉग्स वगैरह को ये करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते हैं, तो वो टॉमी या इस तरह के बहुत सारे नाम, पपी, कुछ कुछ नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर मुराद ने उस घोड़े को, जो वाइट हॉर्स था, उसका नाम वजीरे रखा था और जब वो उसके नाम को लेकर चिल्लाता था और किक करता था उसके मसल पे, तो घोड़ा समझ जाता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और वो तेज़ी से हिनहिनाते हुए आगे बढ़ जाता था। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नोटेड एंड रैन फॉरवर्ड एट फुल स्पीड। फुल स्पीड के साथ वो दौड़ता था घोड़ा। मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, और वो घास के मैदान से होते हुए जहाँ पर पानी भरे होते थे इरीगेशन के लिए, उसके ऊपर भी वो घोड़े को दौड़ाते हुए पार कर देता था। ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स व्हेन ही रिटर्न 5 minutes later ही वॉज ड्रिपिंग वेट। और जब इस तरह वो उसको दौड़ा के पार किया, जब 5 मिनट बाद वापस लौटा, तो चूँकि वो डिच पर भी हॉर्स राइडिंग करके वो आया था, तो पानी छपाक छपाक करके उड़ा होगा, तो उसके कारण दोनों जो थे वो भीग गए थे। ये इसका, और कितना वो मस्ती में हॉर्स राइडिंग कर रहा था, आप अंदाज़ कर सकते हैं कि वो भीग भी रहा था, फिर भी उसका कोई फ़र्क उसको पड़ नहीं रहा था एक्चुअली में यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। Why did Murad not look worried when the narrator asked where they would hide the horse? यानी जब नरेटर यानी आरम ने उससे कहा कि हम लोग घोड़े को कहाँ छुपाएंगे, तो मुराद बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं दिखाई पड़ा। आप आंसर यहाँ देखें। मुराद हैड स्टॉलन द हॉर्स ए मंथ बिफोर। सच्चाई तो ये थी कि 1 महीना पहले ही मुराद ने उस घोड़े को चुराया था, लेकिन उसने अपने कज़न आरम को ये बात शुरू में बताई नहीं थी, तो ऑलरेडी वो उसको कहीं ना कहीं छुपा के तो रखता होगा। ठीक है ना। Since then he had been enjoying early morning ride, then he would hide the horse in the barn of a deserted vineyard. So he did not look worried when the narrator asked where they would hide the horse. तो उसको तो ऑलरेडी ये पता था कि उस घोड़े को वो कहाँ छिपाएगा, तो इसलिए उसके कजन आरम ने जब उससे पूछा कि हम लोग घोड़े को छुपाएंगे कहाँ, तो उसके चेहरे पर चिंता की कोई भी रेखा, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। Who was John Byro? What problem was he facing these days? जॉन बायरो कौन था और इन दिनों वो कौन सी प्रॉब्लम को झेल रहा था? आई थिंक आपको पता है स्टोरी के माध्यम से, फिर भी इसका आंसर अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। जॉन बायरो वॉज एन Assyrian farmer. He was a regular visitor to the narrator's family. His white horse had been stolen the previous month. His surrey was of no use without the horse. Now he had to walk on foot if he wanted to go somewhere. देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जॉन बायरो जो एक आसेरियन फार्मर था और वो अक्सर ये जो नरेटर आरम उसके घर में आता जाता रहता था और 1 महीना पहले उसका जो वाइट हॉर्स था वो चोरी हो गया था और उसका जो सरी था, जो कि सरी का मतलब है द काइंड ऑफ कार्ट यू कैन से विच इज़ जनरली पुल्ड बाय द हॉर्स हेयर इन सम स्पेशल कंट्रीज़। तो उसका जो सरी था वो बेकार था क्योंकि घोड़ा ही नहीं था उसके पास। अब उसको कहीं भी जाना होता था तो उसको पैदल जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो वो फेस यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खोरसो, विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड। ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर नरेटर ने अंकल खोरसो को मेंशन किया ही क्यों यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखिए, इस तरह से होगा। कज़न मुराद सीम टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ अंकल खोरसो। ही वॉज अ बिग मैन with a powerful head, a black hair and very large mustache. He was quite furious in his temper, very irritable and impatient. He would stop anyone from talking by roaring his praise. It is no harm, pay no attention to it. Okay, but one thing I want to tell you here that this is not the complete answer. I've forgotten to type, I think so. Actually, actually Aram wanted to say here that Murad was a crazy sort of boy. And to prove this, he wanted to explain the same characteristic of one of his elder, and that was none other than Khusro. So he had mentioned Uncle Khusro here,
and he explained his characteristics to compare with the characteristics of मुराद। ओके ना, तो क्यों यहाँ पे अंकल खुर्सो को उसने मेंशन किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कौन से फीचर को हाईलाइट किया वो तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर बता दिया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अंकल खुर्सो रिएक्ट टू जॉन बायरोस कंप्लेंट अबाउट द स्टीलिंग ऑफ हिज हॉर्स। क्वेश्चन ये है कि जब जॉन बायरो ने ये शिकायत की कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है, तो अंकल खुर्सो उसको सुनकर कैसे रिएक्ट किए। आंसर आप यहाँ देखें, जॉन बायरो वाज सैड that his white horse had been stolen last month and it was missing even then। जॉन बायरो बेचारा बड़ा उदास था ये सोचकर, ये क्योंकि उसका घोड़ा 1 महीना पहले चोरी हो चुका था, ठीक है, और वो काफ़ी मिस कर रहा था उसको, क्योंकि उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी अंकल खुर्सो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। सिंपैथी का मतलब होता है यहाँ प्यारे बच्चों सहानुभूति, यानी इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, यानी सहानुभूति दिखाने के बदले अंकल खुर्सो इरिटेट हो गए, चिढ़ गए और चिल्लाकर बोले उसको, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। चिल्लाकर उसको बोलने लगे, क्या हो गया तो नुकसान, घोड़ा चुरा गया तो चोरी हो गया तो हो गया, कौन सा नुकसान हो गया, कोई रोता है क्या घोड़े चोरी होने पर, तुम चिल्लाए जा रहे हो। यानी उसको सिंपैथी दिखाना चाहिए था, बट मैंने पहले ही कहा कि अंकल खुर्सो तो खुद एक क्रेजी मैन है, उनको यही पता नहीं कि कैसे रिएक्ट करना है किसके साथ, तो उल्टे बेचारों को डांट पिला दिए कि क्यों वो विलाप कर रहा है अपने घोड़े का रोने का। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे वो कितने क्रेजी थे अंकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हाउ डिड मुराद टेंड द यंग रॉबिन विथ हर्ट विंग, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर इज रिवील्ड इन दिस इंसिडेंट। देखिए यहाँ पे मुराद ने ये बात क्यों कही है कि उसका जो भाई आरम ने ये बात क्यों कही है, उसका जो भाई था, कजन ब्रदर जो कह सकते हैं आप यहाँ पे, कजन नॉट ब्रदर, कजन कहिए यहाँ पे, कि वो रॉबिन पक्षी के विंग को जो चोट लग गया था, इंजरी था, उसको ठीक कर रहा था। आखिर उसने ये बात इस घटना की जिक्र ही क्यों किया, आखिर वो उसके किस कैरेक्टर को हाईलाइट कर यहाँ पे करना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप आंसर देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हो, मुराद रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन एंड थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। मुराद ने क्या किया कि वो जो रॉबिन पक्षी था उसके पंख पे जो इंजरी थी उसको रिपेयर किया, मतलब उसको मलहम वगैरह लगाया, और जब वो थोड़ा बेटर फील किया तो उसको फिर हवा में उड़ा दिया। आफ्टर ए फ्यू अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स द रॉबिन फ्लू अवे। हालांकि वो रॉबिन पक्षी फर्स्ट अटैम्प्ट में तो उड़ नहीं पाया, लेकिन 2-3-4 अटैम्प्ट लेने के बाद वो फिर हवा में उड़ गया। दिस इंसिडेंट शोज दैट मुराद वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये इंसिडेंट इस बात को यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि मुराद को जानवरों से बड़ा प्रेम है, चाहे वो जानवर हो या पक्षी हो, और वो एक काइंड हार्टेड भी है। ही वॉज ए काइंड हार्टेड बॉय। यानी देखिए आप यहाँ पे रॉबिन, अक्सर आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तो चिड़िया को पत्थर से मार देते हैं, और ये बेचारा जो चोट लगा हुआ है उसको मरहम लगा के उसको वो हवा में उड़ा रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये कितना काइंड हार्टेड है, जो जानवरों को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, दुख में नहीं देख सकता है, ठीक है ना। तो उसके इस काइंड हार्टेडनेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस इंसिडेंट का जिक्र यहाँ पर जो नरेटर है आरम उसने किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, हाउ डिड द नरेटर नो दैट इज कजन मुराद कुडंट हैव बाउट द हॉर्स। नरेटर को ये बात कैसे पता चला कि उसका जो कज़न है उसने घोड़े को ख़रीदा नहीं है बल्कि चुराया होगा। तो बच्चों आपको तो आंसर आई थिंक हमको लग रहा है कि पता है, फिर भी आप अगर इसका आंसर देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, द नरेटर न्यू दैट हिज कज़न मुराद कुडंट हैव बाउट द हॉर्स एज दे वर एफ्लिक्टेड विद पॉवर्टी। नरेटर को ये तो पता ही था कि वो लोग इतने गरीब हैं कि खाने के लिए उनके पास भी ठीक से पैसे नहीं रहते हैं, तो फिर उसका जो कजन है वो इतना कीमती घोड़ा कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा खरीदना। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू प्रोवाइड देमसेल्फ विथ 2 स्क्वायर मील्स। मैंने अभी कहा ना कि दिन के 2 वक्त का भी खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है, तो फिर इतना कीमती घोड़ा कहाँ से लाएगा उसका कजन। ही वंडर्ड हाउ मुराद गॉट द मनी टू बाय द हॉर्स, और इसलिए वो बड़ा सरप्राइज था, वंडर था कि कैसे भाई उसका जो ये कजन है मुराद वो कहाँ से इतने पैसे ले आया कि वो घोड़ा ले आएगा, वो भी इतना कीमती घोड़ा। तो ऑब्वियसली इस बात को वो समझ चुका था कि उसका जो कजन है उसने घोड़े को ख़रीदा वरीदा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं से ये
चुरा लिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंक्शन डज द नरेटर मेक बिटवीन स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड एंड स्टीलिंग मनी? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिस्टिंक्शन डज द नरेटर मेक बिटवीन स्टीलिंग हॉर्स फॉर ए राइड एंड स्टीलिंग मनी? यानी पैसा चुराना और घोड़े को चुराना दोनों दो अलग चीज़ें हैं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब एक चोरी है, दूसरा चोरी नहीं है। पैसा चुराना चोरी है, लेकिन घोड़े को चुराना चोरी नहीं है। कैसे उसने ये बात बताने का कोशिश किया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। आप इसका आंसर देखें, इस तरह से आंसर हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, स्टीलिंग ए हॉर्स for a ride was something different from stealing money. If you were crazy about horses, it was not stealing at all. It would amount to stealing only if you intended to sell the horses. आरम का ये कहना है कि आपको अगर किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और किसी के पास है, तो आप कुछ दिन के लिए उसको ले लेते हैं यूज़ करने के लिए, तो ये चोरी नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको बेचने के लिए थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि वो लोग घोड़े के लिए इतने ज़्यादा लगाव है उनके अंदर, इतने क्रेजी हैं वो घोड़े के लिए कि अगर किसी उसका कजिन ने किसी का घोड़ा ले भी लिया तो वो लोग को इसको बेचने थोड़े जा रहे हैं, कुछ दिन घोड़सवारी करेंगे और उसके बाद उसको लौटा देंगे। तो भाई ये चोरी तो नहीं हुआ। ठीक है ना, ये उसका कहना है और इस तरह से उसने इसको डिस्टिंक्ट करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, What do you think induced the boys to return the horse to its owner? It's very important question प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा प्रेरणा उनको मिला कि उन्होंने घोड़े को उसके असली मालिक को लौटाने की सोची। क्या ये डर से हुआ या कोई अलग से उनको इंस्पिरेशन या प्रेरणा मिली, या क्या हुआ एक्चुअली में, आखिर वो लौटाना क्यों चाहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप इसका आंसर देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर दे यूज्ड टू हाइड द हॉर्स, द बॉयज रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो. He recognized his horse, but it was difficult for him to believe that the boys could have stolen his horse because their family was well known for honesty. So he went away saying that the horse must be the twin of his horse. The boys knew that he had become suspicious. So the time had come to return the horse to its true owner. Actually प्यारे बच्चों, मैंने स्टोरी में भी ये बात समझाई थी कि एक दिन अचानक से ये जब दोनों घोड़े को लेकर जा रहे थे तो जॉन बायरो से उनकी मुलाकात हो गई। और जॉन बायरो ने जब उस घोड़े को देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये तो भाई उसी का घोड़ा है, और उसने इंसिस्ट भी किया कि वो उसके टीथ को काउंट करना चाहता। उसने काउंट भी किया और उसने ये भी बात कही मुराद से कि उसको तो लग रहा है कि उसका जो घोड़ा है बिल्कुल एकदम उसके घोड़े जैसा ही है, यानी उसका ट्विन है। लेकिन चूंकि वो दोनों बच्चे ऐसे फैमिली को बिलोंग करते थे जिनकी ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती थी, तो वो कैसे ये बोल देता कि ये घोड़ा उन लोगों ने चुराया है। लेकिन फिर भी उसका जो टोन था बोलने का, उस चीज़ ने इन दोनों को थोड़ा सस्पिशियस कर दिया। माने इन दोनों को ऐसा लगा कि भाई वो उसको तो शक तो है हम पर, ठीक है। और अगर किसी को शक हो जाए और ये बात उनके फैमिली या ट्राइब को पता चल जाए तो शायद इनको अच्छा नहीं लगता। तो ये कोई डर नहीं था, बट आपको इंटरनल स्पिरिट अवेकन वाली स्थिति कह सकते हैं कि कभी कभी होता है ना कि हम कोई गलती करते हैं, अचानक से कोई हमको समझाता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है, पछतावा होता है, यानी हम रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई गलती तो हो गई है लेकिन इस गलती को सुधार लिया जाए। तो आई थिंक ये जो भावना थी मुराद के अंदर, और उसने उसको ये प्रेरित किया है यहाँ पर कि उस घोड़े को वो वापस लौटा दे इसके असली मालिक को। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डू यू थिंक had Murad developed an understanding with the horse and what was the result? ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है मुराद ने कैसे ये अंडरस्टैंडिंग, घोड़ों के साथ जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे उसने डेवलप किया होगा? और घोड़े ही नहीं, आपने यहाँ पर स्टोरी में पढ़ा है कुत्तों के साथ, पक्षियों के साथ, यहाँ तक कि दूसरे इंसानों के साथ भी काफ़ी अच्छा डीलिंग करना आता है मुराद को। तो ये गुण उसके अंदर कैसे डेवलप हुआ होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप किसी के साथ बहुत प्यार से बात करते हो
तो ऑब्वियसली वो आपके साथ प्यार से ही बात करेगा। लेकिन अगर आप किसी को बहुत चिढ़कर, झल्लाकर, इरिटेट होकर बोलेंगे, आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भाई वो भी आपके साथ उस तरह का ही बिहेव करेगा। तो ठीक यही चीज़ होती है कि एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि जानवर भी हमारी बात सुने, तो हमको जानवर के साथ भी बहुत प्यार से पेश आना होता है। और आई थिंक ये गुण मुराद के अंदर था और इसलिए वो ऐसा कर पाता था। खैर जो भी आप आंसर यहाँ पे देखें, जो आंसर है, मुराद हैड बीन क्वाइट टेंडर एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स द हॉर्स। पहला लाइन जो यहाँ पे लिखा है मैंने बच्चों, यहाँ देखें कि मुराद जो है ना, वो खास करके हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंडर है, आत्मीय है, अफेक्शनेट है, मतलब बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता है, स्नेह है उसको घोड़ों के लिए। ही वुड पुट हिज आर्म्स अराउंड इट, अक्सर वो अपने बाँह को उसके गर्दन पे के गिर्द रख लेता है। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज एंड पैट इट, अक्सर उसके नाक को दबाकर उसको थपथपाता है। इट वॉज नॉट ईजी टू टेम समवन एल्स हॉर्स एंड गेट इट टू बिहेव नाइसली, यानी इतना आसान भी नहीं है कि किसी को आप थपथपा दो और वो आपकी बात एकाएक सुनने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो काम हो रहा है इसका एक कहीं ना कहीं एक टेक्निक है। अगर आप जाओ थपथपाने के लिए घोड़े को, तो हो सकता है घोड़ा आपको दुलत्ती मार दे और आप वहाँ पे गिर पड़ो चिंगाड़ने लगो घोड़े की तरह। लेकिन यहाँ पर मुराद जो है वो जाता है, उसके नाक को प्रेस करता है, टैपिंग करता है, थपथपाता है और घोड़ा उसकी बातों को बड़ा ढंग से मतलब महसूस करता है और उसको फॉलो भी करता है। तो ये एक दिन का काम नहीं हुआ होगा, कई दिनों के प्रयास के बाद उसने ऐसा किया होगा। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको जानवरों के लिए अफेक्शनेट होना होगा, टेंडर होना होगा। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, ग्रेजुअली मुराद वाज एबल टू कंट्रोल द हॉर्स एंड डू व्हाट ही वांटेड। देखिए जब शुरू में उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, घुड़सवारी शुरू की, राइडिंग शुरू की, तो घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ा है। लेकिन कुछ देर के बाद मुराद ने उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया है। ही वॉज एबल टू कंट्रोल। तो ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग उस घोड़े से हो चुकी थी। इवन जॉन बायरो, द राइटफुल ऑनर, एडमिटेड दैट द हॉर्स हैड बिकम बेटर टेम्पर्ड एंड स्ट्रॉगर दैन एवर। यहाँ तक कि स्टोरी के एंड में जॉन बायरो को जब वो घोड़ा वापस मिला तो इसने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि उसका जो घोड़ा था वो पहले से बेहतर हो गया, ज़्यादा मस्कुलर हो गया, ज़्यादा वेल टेम्पर्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो भाई ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक मुराद के एटीट्यूड के कारण डेवलप्ड हुआ था उस हॉर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ। वाई डिड द नरेटर इंसिस्ट ऑन कीपिंग द स्टॉलन हॉर्स फॉर ए ईयर? वाई डिड मुराद अपोज द आइडिया? देखिए नरेटर को ये बात पता चल गई कि घोड़ा चुराया हुआ है, फिर भी वो अपने कजन को इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं घोड़ा को अभी रखो, अभी लौटाओ मत। एंड वाई डिड मुराद अपोज द आइडिया? लेकिन मुराद जो है वो उसकी बात को सुन के टाल देता है, बोलता है नहीं मैं तो उसको लौटा दूंगा। वो अपोज करता है, विरोध करता है उसकी बात को। क्यों, आखिर रीजन क्या है? तो आप यहाँ पर इसका आंसर देखें। इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द नरेटर डिडंट वांट टू गिव द हॉर्स बैक टू इट्स ऑनर अंटिल ही लर्न टू राइड। नरेटर का ये कहना है कि घोड़ा को उसके असली मालिक तक तब तक वापस नहीं भेजना चाहिए जब तक वह यानी नरेटर घुड़सवारी ना सीख ले। मुराद सेड दैट इट वुड टेक हिम ए ईयर टू लर्न टू राइड। मुराद ने उसका यह कहकर मजाक उड़ाया, अगर तुमको मान लो 1 साल लग जाएगा सीखने में, तो क्या हम इसको 1 साल तक पकड़ के रखेंगे? द नरेटर इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द हॉर्स फॉर ए ईयर। लेकिन नरेटर देखिए वो तो बच्चा है, 9 ईयर्स ओल्ड है, बचपना है, चाइल्डिश बिहेवियर आप कह सकते हैं। बोला हाँ अगर मैं नहीं सीखूंगा तो 1 साल तक हम लोग रख लेंगे इसको। बट मुराद इंसिस्टेड दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑनर। लेकिन मुराद समझदार था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो घोड़े को इसके असली मालिक तक हमको भेजना ही पड़ेगा। ही डिड नॉट वांट दैट अ मेंबर ऑफ द गर्गोलियन फैमिली शुड बी एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गर्गोलियन फैमिली के किसी मेंबर को घोड़े चुराने का दोषी यानी एक्यूज्ड माना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक घोड़े को नहीं रख सकता। उसने साफ अपोज किया कि नहीं भाई मैं इतना दिन तक तो घोड़े को नहीं रख सकता हूँ तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखें। मुराद वॉज ए काइंड हार्टेड यंग बॉय हु वॉज एम्पैथिक इन नेचर। मेंशन 2 इंस्टांसेस टू जस्टिफाई अबव स्टेटमेंट। हालांकि इस तरह क्वेश्चन पहले आ गया बच्चों। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि मुराद जो है वो बहुत काइंड हार्टेड लड़का है और इसके इस नेचर को एम्पैथिक बनाने के लिए कि यह नियम है ऐसा, आप कौन से ऐसे 2 एग्जाम्पल देकर इसको जस्टिफाई कर सकते हो स्टेटमेंट को? तो आप यहाँ पर इसका आंसर देखिए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
two instances of Murad's kind-heartedness. First, he did not allow Aram to ride the horse alone because Aram did not know about the horse movement. पहला बात उसकी दयालुता का यहाँ पे ये देखिए कि उसका जो कजन आरम है यानी नरेटर, जब अकेले घोड़े पर घुड़सवारी करना चाह रहा था तो उसने उसको शुरू में अलाउ नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि उसे कजन को ठीक से राइडिंग आती नहीं है, वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। तो यहाँ पर उसके अंदर दया है, ये तो पता चल रहा है। सेकेंड, मुराद न्यू हाउ टू ट्रीट एनिमल्स विद कंपेशन सो ही कुड ट्रेन जॉन बायरोस हॉर्स। और दूसरी बात देखिए, मैंने कहा ना कि उस घोड़े के साथ इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप कर पाया क्योंकि उसने उस घोड़े के साथ बहुत दयालुता के साथ, काइंड हार्टेडनेस के साथ डील किया था, ठीक है, तभी वो ऐसा कर पाया, जबकि नरेटर नहीं कर पाया। काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी दिन तक वो राइडिंग किया, लेकिन हर बार वो घोड़ा उसको नीचे गिरा ही देता था। स्टोरी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इन दो इंस्टांस से ये क्लियर है। इसके अलावा भी इंस्टांस आप रॉबिन बर्ड वाला भी इंस्टांस दे सकते हो बच्चों, जब मुराद ने उसको उसके पंख को रिपेयर करके उसको हवा में उड़ाया था। तो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग राइड विथ हिज कज़न मुराद। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी मैं इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। आई थिंक बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स भी कुछ क्वेश्चंस को मिला के बन सकते हैं। तो आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाएं और उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं उस क्वेश्चंस को कॉपी में लिख कर और फिर उसको आपको ग्रुप में सेंड भी करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। इट वॉज समर, अर्ली वन मॉर्निंग, द नरेटर्स कज़न मुराद केम टू हिज हाउस। He was sitting on a beautiful white horse. He invited the narrator to enjoy a ride. The narrator got ready and leaped onto the horse behind Murad. In less than 3 minutes, they were in the open. The horse began to snort. They let the horse run as long as it felt like running. Then Murad asked the narrator to get down as he wanted to ride alone. The narrator agreed on the condition that Murad would let him also try to ride alone. ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा, ये चूँकि मैंने कहानी में भी इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया है और उसी बात को दोबारा यहाँ पे लिखा गया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये बात समझ में नहीं आई। यानी सुबह बहुत मतलब तड़के सुबह आप कह सकते हैं, द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मुराद आया उसको नरेटर को जगाने के लिए और वो उस घोड़े को देख सरप्राइज़ हुआ, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आई, लेकिन अल्टीमेटली वो घोड़े की चूँकि घुड़सवारी करना चाहता था तो आकर बैठ गया मुराद के साथ घोड़े के पीठ पर और तेज़ी से मुराद ने राइडिंग स्टार्ट की। और कुछ दूर राइडिंग करने के बाद मुराद ने उससे कहा कि भाई अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले राइडिंग करनी है। तो आरम ने ये कहा कि ठीक है, तुम तो कर लोगे अकेले राइडिंग और मुझे भी अकेले करने देना होगा, और इस शर्त पर वो घोड़े से उतर गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, तो अब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ और जल्द ही मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। और तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को एंजॉय करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, सपोज़ करें कहीं कहीं पे आप लोग कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि जहाँ भी नेटवर्क अच्छा हो आप जाकर वीडियो को डाउनलोड कर लें मोबाइल में और इसको बार बार आप रिपीट करके देखें, सुने, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर अपने कॉपी में जॉट डाउन करें, लिखें, समझें, पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें और ग्रुप में भी उसको सेंड करें। और मैं उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चे अपना अपना जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसको आप ग्रुप में डालें ताकि मुझे ये लगे हाँ आप लोगों ने वीडियो देखा है और उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें और अपने सर्किल में अगर दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं जो 11th क्लास में हैं
उनको भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनको लिंक शेयर करें या वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा इसका फ़ायदा मिल सके। तो एक बार फिर से सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, धन्यवाद।